दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग के बारे में। अक्सर करके परीक्षा में एक आध दो प्रश्न आपके सामने आ ही जाता है कि कौन से रोग जो है प्रोटोजोआ से फैलते हैं, कौन से रोग जीवाणुओं से फैलते हैं, कौन से रोग जो है विषाणु से फैलते हैं। तो आपको वहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है और आप लोग बहुत कुछ पढ़कर जाते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप जो ट्रिक बना कर जाते हो। जब तक आप चीजों को ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे तो ट्रिक के लिए भी वो ट्रिक याद आनी चाहिए ना। अगर कोई चीज आपने याद कर लिया, बना लिया, जैसे बहुत सारे रोग हैं और वो रोग अगर जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं और उसके लिए आपने कोई ट्रिक बना दिया तो परीक्षा में उस चीज को जानने के लिए ट्रिक भी याद होनी चाहिए। तो जब यार किसी ट्रिक को याद करना है उससे अच्छा अपना मटेरियल को याद कर लिया जाए ना। सीधे सीधे आप बताओ ट्रिक को याद करने की क्या जरूरत है? अरे ट्रिक उसे कहते हैं जो याद ना करना पड़े, है कि नहीं? जब ट्रिक को भी याद ही रखना है तो उससे अच्छा है जो एक्चुअल में याद रखना वो याद रखा जाए। और मैं आपको बताता हूं कि आपको चीजें याद क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप जो है उसको फार्मूला बनाने की कोशिश करते हो। दोस्तों फार्मूला मत बनाओ, एक बार आप चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ लो, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। और यार अच्छी बात तो है, आप बताओ हमें मौका मिल रहा है कि हम जाने कि कौन कौन से रोग होते हैं। अगर आपको 3 वीडियो के अंदर, अभी तो आज मैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में पढ़ाऊंगा, एक दिन समय निकालकर वायरस से फैलने वाले रोग के बारे में बताऊंगा और एक दिन प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग के बारे में बताऊंगा। ये 3 चीजें अगर आप याद रखेंगे, 3 वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो नंबर आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन आप निजी जीवन में बहुत कुछ जान जाएंगे। आप ये समझो आप अपने निजी जीवन में भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करूं बैक्टीरिया की, जीवाणु की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो याद रखिए हॉलैंड के निवासी थे, नाम था ल्यूवेनहाक। क्या नाम है? ल्यूवेनहाक। कई बार एग्जाम में पूछा है बैक्टीरिया के जनक कौन कहे जाते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? तो याद रखिए ल्यूवेनहाक ने 1643 ईस्वी में, 83 ईस्वी में, 43 नहीं 1683 ईस्वी में। अच्छा भारत में किसका शासन चल रहा है? 1683। याद रखिए मुगल पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हॉलैंड का निवासी है और जिसका नाम है ल्यूवेनहाक। पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, जिसने बैक्टीरिया की खोज की थी। अच्छा इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कैसे किया था? दोस्तों एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने उस चीज को खोजा था और इनका जो सूक्ष्मदर्शी था वो काफी सूक्ष्म चीजों को जो है बड़ा करके दिखाता था। कहा जाता है कि 2 लाख गुना तक जो है आकार को बड़ा कर देता था। और यहाँ पर देखिए कहानी दे रही कि सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में, ऐसे दांत खुरचा जाता ना, दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को सबसे पहले देखा और तब इसका नाम जीवाणु नहीं था। तब जब पहली बार उन्होंने इस चीज को देखा उसका नाम इन्होंने जीवाणु नहीं दिया, उसको इन्होंने कहा टिनी एनिमैकुलस, ठीक है, यानी जो सूक्ष्म जीव का नाम दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने ही प्रयोग में इस चीज को ढूंढा और उसे सूक्ष्म जीव का नाम दिया था। नाम है ल्यूवेनहाक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेगा, ठीक है। करा इसी कारण ल्यूवेनहाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी क्या दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो पूरा का पूरा विज्ञान की एक शाखा ही है बैक्टीरियोलॉजी। अब समझो कि कितनी बड़ी ये अध्ययन श्रृंखला है कि इसके नाम से पूरा अध्ययन ही किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी के पिता यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहाक को। और रही बात आप कहते हो सर याद नहीं होता। अरे जब आप याद ऐसे करोगे कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहाक ने किया था तो कैसे याद होगा? अरे आप याद करो ना कि एक व्यक्ति था हॉलैंड के रहने वाला, वो सबसे पहले दांत के खुरचनी में लगे हुए जो तत्व होते हैं उनको जब देखा तो सबसे पहले वहां उसको बैक्टीरिया नजर आया, जिसका नाम उसने सूक्ष्म जीव रखा। 1683 ईस्वी में यह काम उसके द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या था? ल्यूवेनहाक था। बस इतनी बात तो आपको याद रखनी है। आप कहते हो सर याद ही नहीं रहता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि अब आप देखिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर दिया हूं, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज 1683 में ल्यूवेनहाक ने किया और इन्हीं को बैक्टीरिया का जनक माना जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके दोस्तों इन्होंने इस बैक्टीरिया को ढूंढा था, जो कि किसी सूक्ष्म जीव को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, तब जाके इनको वो चीज दिखाई दिया था, ठीक है। यानी हमारी नंगी आंखों से
दिखने वाले नहीं है, इसीलिए हम देख नहीं पाते कि कहां कहां जीवाणु है। और ये जीवाणु जो होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे शरीर में लाखों करोड़ों जीवाणु हैं, लेकिन कुछ जीवाणु अच्छे होते हैं और कुछ जीवाणु क्या होते हैं, खराब होते हैं। हमारे हेल्थ के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। जो अच्छे हैं वो बहुत जरूरी है और जो खराब हैं उनको हानिकारक माना जाता है और उन्हीं से रोग फैलता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से रोग है। एक्चुअली में एक प्रश्न और यहां पे बनता है कि जीवाणु जो नाम है, पता नहीं क्यों पेन होने लगता है आजकल, थोड़ा सा तेज बोलता हूं लाउडली ना, तो पता नहीं क्यों यहां पर बैक में बड़ा पेन होता है। चलो सुनो, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जीवाणु की खोज तो आप समझ लिए कि ल्यूवेनहॉक ने किया है, लेकिन जीवाणु जो नाम है, ये जो बैक्टीरिया आप पढ़ते हो, ये नाम किसने दिया है? तो दोस्तों नाम याद रखेगा, इहरेनबर्ग ने दिया है। किसने? इहरेनबर्ग ने इसका नामकरण किया है, जीवाणु का नामकरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीवाणु दिखते कैसे? अगर कभी मान लीजिए आपके मन में कल्पना आई कि सर कैसा दिखता होगा, तो पहली बात तो याद रखिए यह एक कोशिकी है। दूसरी बात है कभी सर्पिलाकार दिखता है, कभी गोलाकार दिखता है, कभी अंडाकार दिखता है, कभी वृत्ताकार दिखता है, मतलब कैसे भी दिख सकता है, कैसे भी होता है। मतलब बैक्टीरिया की कोई आकार नहीं होता। हाँ, एक कोशिकी होता है और अनेकानेक आकार इसके देखने को मिलते हैं, याद रखेगा। और इसी के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, बैक्टीरिया की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो अक्सर करके देखेंगे ना, तो बैक्टीरिया के नाम के आगे माइको शब्द लिखा होता है, बैसिलस शब्द लिखा होता है, कोकस शब्द लिखा होता है। अगर इस तरह के शब्द लिखे हैं तो जान लीजिए बैक्टीरिया की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए, माइको, बैसिलस और फिर कोकस, इस तरह के अगर शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो समझिए बैक्टीरिया का नाम है। कैसे अभी आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ा जाता है। पहला दे रहा कुष्ठ रोग, बड़ा खतरनाक रोग है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का नाम आपने सुना होगा। कुष्ठ रोग में शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, सफेद सफेद दाग जैसा कुछ दिखने लगता है, वो कभी नहीं समाप्त होने वाली चीज होती है। और जब ये अपना भयंकर रूप दिखाता है, अंगुलियां कटकर गिरने लगती हैं, हाथ गलने लगते हैं, मतलब शरीर के अंग धीरे धीरे गलने शुरू हो जाते हैं और आपके शरीर से अलग होने शुरू हो जाते हैं। आप समझो कितना खतरनाक रोग है कुष्ठ रोग। फैलता किससे? बैक्टीरिया से। पता है कुष्ठ रोग फैलता किससे? बैक्टीरिया से फैलता है। आगे दे रहा है कुष्ठ रोग, जिसको हम कोढ़ कहते हैं। पता है पुराने जमाने में कोढ़ शब्द मुंह से बोलना भी पाप के बराबर समझा जाता था। ठीक है, इतना डर होता था लोगों में। तो याद रखिए कोढ़, इंग्लिश में इसी को लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेप्रोसी। यहां देखिए कोने में मैंने इमेज भी दिखाया, लेप्रोसी। ठीक है, यह भी कहा जाता है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री से ही बना है लेप्रोसी, याद रखेगा। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तो बैक्टीरियम से बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया होगा, याद रखेगा। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो शरीर पे चकत्ते बन जाते हैं, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, या कह दो कि जैसे लगता है कि पूरे शरीर ने अपने त्वचा के रंग को ही हटा दिया और पूरा व्हाइट दिखने लगता है। ठीक है, आगे दे रहा है कि तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। सबसे खतरनाक है कि हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और याद रखिए तथा ऊतकों में अपक्षय होने लगता है। टिश्यू जानते हैं ना, कोशिकाओं को मिलाकर के टिश्यू बनता है। कोशिकाएं वो सबसे निचला स्तर होता है शरीर में, जिससे हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक बनता है और ऊतकों को मिला के अंग बनते हैं। तो इसमें ऊतकों का अपघटन होता है। अपघटन मतलब ऊतक ही छीड़ होने लगते हैं, और जब ऊतक छीड़ हो जाएंगे तो अंग अंग क्या हो जाएगा? निकलना या हमारे शरीर से अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे दे रहा रोकथाम। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे मुझे लगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा कि आज आपको बता देना चाहिए इसके रोकथाम क्या है। देखिए दे रहा है डेप्सोन हो गया, ठीक है, क्लोफाजिमीन हो गया, रिफेमिसिन हो गया, ये सब इसके प्रमुख औषधि हैं जिसका इस्तेमाल आप कोढ़ रोग में कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे तो याद रखिएगा। इसका कोई डेट नहीं होता है सॉरी, इसका कोई डेट नहीं होता है। ये जनवरी में जो आखिरी संडे होगा, चाहे वो जिस दिन भी होगा, चाहे उस दिन जो भी डेट पड़ेगा, 29 पड़ जाए, 30 पड़ जाए, 28 पड़ जाए, 27 पड़ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है, उस दिन यह मनाया जाता आखिरी संडे को। जनवरी महीने के आखिरी संडे में यह मनाया जाता अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। इतनी बात याद रहेगा। तो कुष्ठ रोग कैसे फैलता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया से फैलता है। अगला देखिए क्षय रोग। क्षय रोग को दोस्तों हम लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरोकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
टीबी, अब ये तो आम बीमारी है, आपने बहुत ज्यादा इसका नाम सुना होगा और टीवी वगैरह में बराबर इसका प्रचार आता रहता है, तो याद रखिए टीबी को शॉर्ट में लिखा जाता है, इसका पूरा नाम है ट्यूबरोकुलोसिस। ठीक है, आगे देखे दे रहा है। अच्छा, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस जनवरी के आखिरी संडे में मनाया जाता है, उसी तरह से टीबी जो रोग है दोस्तों वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। तो याद रखिए 23 मार्च को क्या था? शहीद दिवस था, उसी दिन भगत सिंह जी लोगों को फांसी हुई थी, और यहां पर 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये बात तो रही बात की बात। अब सुनिए इसको क्या है, इसके लिए वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके माध्यम से फैलता है? तो याद रखेगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, करा यह जीवाणु मुंह से थूकते समय बाहर निकलते हैं, मतलब जिस किसी को टीबी हुआ हो आपको उससे बच के रहना चाहिए, या जिस किसी को टीबी हुआ हो उसको हमेशा रुमाल रखना चाहिए ताकि खांसते समय ये संक्रमण होकर के किसी दूसरे के पास न पहुंच जाए, क्योंकि दूसरा भी उससे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां याद रखिए अगर इस व्यक्ति को टीबी हुआ है तो इससे संक्रमित कौन? इससे दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है, लेकिन यहां पर याद रखिए टीबी बड़ी तेजी से फैलता है और भारत सरकार और विश्व में बहुत सारे देश हैं जो टीबी उन्मूलन के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें रोगी को बार बार खांसी आती है और बबल गम या रक्त भी उसके कभी मुंह से निकल जाता है। ठीक है, रोकथाम कैसे करें दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा होती है, ये दे सकते हैं, PAS दे सकते हैं, आइसोनियाजाइड दे सकते हैं, ये इसकी प्रमुख औषधियां होती हैं जो इसको कंट्रोल रखती हैं। ठीक है, याद रखें टीबी को यक्ष्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यक्ष्मा भी बोला जाता है, या काक रोग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काक रोग भी कहा जाता है। एक चीज का और याद रखेगा दोस्तों, टीबी में होता क्या है, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा इमेज मैंने यहाँ पे लगाया है ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली में टीबी में होता क्या। दिख रहा है आपको? देखो, ये पहली सिचुएशन है, जब टीबी नहीं होती तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ एक धब्बा पड़ता है, जब ये आकार बढ़ता है ना तो ये धब्बा ऐसा हो जाता है, और एक समय आता है कि हमारा पूरा का पूरा फेफड़ा ही क्या हो जाता है, इससे प्रभावित हो जाता है, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आदमी का डेथ तो होना ही होना है। ठीक है, ये आकार जो बढ़ रहा है दोस्तों, इसी वजह से खांसियां आती है और लगातार आती हैं, और खांसते खांसते उसको वोमिटिंग भी हो जाता है, बबलगम भी निकलने लगता है, या फिर कह लो कि उसके मुख से रक्त भी आ जाता है बाहर। तो आप ये देखिए, ये होता है। ठीक है, और बहुत अफेक्टेड करते हैं इसके बैक्टीरिया जो होते हैं। ठीक है, चलिए, दो पढ़ लिया हम लोगों ने, कौन कौन से पढ़ा? कुष्ठ रोग, मत भूलिएगा, कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो याद रखें बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से भी फैलता है। तीसरा पढ़ने जा रहे हैं टिटनस। ठीक है, वैसे बड़ा आम बीमारी हम लोग समझते हैं टिटनस, हम कहते हैं यार कि जब कभी किसी जंग लगे, लोहे से कहीं चोट लग जाता है तो आपको एक टिटनस की सुई लगवा लेना चाहिए। नॉर्मली होता है कि आप अवॉइड कर जाते हो, लेकिन आपको शायद पता ना हो ये इतना खतरनाक रोग है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो आपके लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, याद रखेगा टिटनस में होता है क्या? अच्छा, एक बार अगर टिटनस ने अपने आप को फैला लिया आपके शरीर में ना, फिर जान लो एक कैंसर होता है, कैंसर से खतरनाक होता है, ये आपके शरीर को छोड़ ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। करेक्ट, टिटनस, इसको धनुष रोग भी कहते हैं या लोग जहां भी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बैसिलस टिटेनी। बैसिलस वर्ड आया ना, मैंने आपको पहले बताया था, माइक्रो बैसिलस, इस तरह के जो सब दिखते हैं वो जान लीजिए कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो बैसिलस टिटेनी याद रखिएगा, टिटेनी से टिटनस बना हुआ है। और लक्षण क्या है? करेक्ट, जंग लगे लोहे से, वही जो है आपको चोट लग जाती तो। और इससे होता क्या दोस्तों, पूरी शरीर में एक अजीब सी ऐंठन होने लगती है। ठीक है, और पूरा का पूरा शरीर धनुष के आकार में झुक जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोकथाम कैसे होगा दोस्तों? टिटवेक या फिर ATS के इंजेक्शन जो है बार बार लगवाने चाहिए, 2-3 बार लगते हैं डॉक्टर के प्रिकॉशन पर, याद रखें। इसके अलावा DPT का टीका भी लगाया जाता है दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है और खास करके हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्लेग। पहला पढ़ा क्या क्या, लाइन से याद रखें, पहला पढ़ा कुष्ठ रोग, उसके बाद पढ़ा टीबी, उसके बाद पढ़ा क्या? टिटनस। ठीक है, टीबी, टिटनस और कुष्ठ रोग। अगला देखिए प्लेग। दोस्तों प्लेग वाली जो बीमारी है ना, चूहों से फैलती है। कैसे दोस्तों? चूहों पर उनके जो आप नाम सुनेंगे, पहले इसका एक बार वैज्ञानिक नाम याद रखिए, बैसिलस पोस्टी नाम है। ठीक है, पोस्टिस नाम है। और चूहों पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं ना, इन पिस्सुओं पर इसके वायरस निवास करते रहते हैं। ठीक है, और उसी पिस्सुओं से ये फैलता है। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि अपने घर में जो खाने पीने के सामान हो उसको खास करके सेफ रखिएगा। मतलब चूहे क्या करते हैं ना, अगर उसके मुख से जो लार वगैरह भी इस पे लग जाता है तो अगर वो बैक्टीरिया वहां पे अवेलेबल है तो फिर आप प्लेग से बच नहीं सकते। और आपने कई बार सुना होगा
होगा कि प्लेग पुराने जमाने में महामारी की तरह आती थी और लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ निपटा के चली जाती थी। ऐसी महामारी थी। प्लेग हो गया, हैजा हो गया, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो प्लेग याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेग, ठीक है। और ये फैलता कैसे है, तो ये जो चूहों के ऊपर, पिस्सों के ऊपर जो बैक्टीरिया होता है उनसे फैलता है। रोकथाम कैसे होगा, सल्फा ड्रग है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इस नाम की जो औषधियां होती हैं ये इनको रोकने में मदद करती हैं, ठीक है। तो याद रखेगा प्लेग ये भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रहा है एंथ्रेक्स। ये ऐसी चीज है नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, टीबी हो गया और टिटनेस हो गया, प्लेग हो गया, ये नॉर्मल चीजें हैं, तो इसके बारे में आप याद रखते हो। लेकिन एंथ्रेक्स के बारे में ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, याद भी नहीं रखते हैं। याद रखिए एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से फैलने वाला एक बीमारी है। क्या है इसके बारे में कहानी मैं आपको बता देता हूं, बहुत खतरनाक है। अभी एक बार इमेज दिखा दूंगा, वैसे भी डर जाएंगे आप, ठीक है। तो बैसिलस एंथ्रेसिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। कह रहा लक्षण दे रहा, दोस्तों आपने देखा होगा कई बार पालतू जानवरों को लोग पालते हैं, या तो वो खरगोश भी हो सकता है, वो बिल्ली हो सकती है, वो डॉगी हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है, हो सकती दोनों होते हैं। तो याद रखेगा, यानी कुल मिला जुलाकर मैं पेट की बात कर रहा हूं, पालतू पशुओं की बात कर रहा हूं। कह रहा पालतू पशुओं के द्वारा ये रोग फैलता है, क्योंकि इनके इसके जीवाणु जो होते हैं, इस रोग के एंथ्रेक्स के जो जीवाणु होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, वो कहीं ना कहीं पालतू पशुओं पर होते हैं। अगर साफ सफाई कायदे से न की जाए तो ये जीवाणु उनके शरीर से आपके शरीर में आ जाएंगे, तो फिर जान लीजिए आपको कोई बचा नहीं सकता है। एंथ्रेक्स में होता क्या है, इसका रोकथाम याद रखिए, एंटीबायोटिक की दवा या फिर एंथ्रेक्स का टीका भी दिया जाता है, तो इसको लगा करके काम चलाया जा सकता है। पुराने जमाने में दोस्तों आपने सुना होगा, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 14 से 18, 1914 से 18 में, उस जमाने में जैविक वार हुआ था, बैक्टीरियल वार का नाम सुना होगा। बैक्टीरियल वार में दोस्तों इसी एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है कि आदमी के शरीर में फफोले पड़ जाएं, ठीक है। आइए दिखाता हूं एक बार आपको, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये आंख देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है किसी एंगल से आंख है, देखिए ये एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स है, ये देखिए यहां पर एक कटे का निशान दिख रहा है। मतलब ये ऐसी बीमारियां जो फैलती जाती हैं और फिर आपको जीने नहीं देंगी, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब करके रखती हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसका बस खाली एक ही लोकेशन नहीं है, और कई तरीके से मैंने कहा ना फफोले पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। तो बैक्टीरियल वार के दौरान जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया फैलाए जाते थे उसमें आते थे, वो एंथ्रेक्स जैसे रोग के कारण होते थे। आगे देखिए, कारण निमोनिया, निमोनिया का नाम आपने सुना है, और निमोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है निमोनिया। तो आप लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, निमोनिया जब आता है तो सोचते पता नहीं बैक्टीरिया से हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। दोस्तों बहुत आसान है, निमोनिया के बारे में आपको सिखा दे रहा हूं। करा कि निमोनिया याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस। देखिए सबके नाम में कुछ वैसा ही नाम मिलेगा, न्यूमोनी। तो न्यूमोनिया आपको दिख रहा है, तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़े में सूजन हो जाता है, ठंड से बचा के रखना चाहिए और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिला जुलाकर इधर देखते हैं, देखिए क्या होता है। दोस्तों अगर मैं निमोनिया की बात करूं ना, तो ये देखिए आपके हृदय की बात करूं, जो फेफड़े होते हैं, हृदय नहीं फेफड़ा जो होता है दोस्तों, उसमें जो नसें होती है ना, वेल्स होते हैं, तो याद रखिए वो नॉर्मली होते हैं, तो उसमें से एयर जो होता है वो पास हो पाता है। लेकिन जब निमोनिया होता है ना, तो ये जहां से एयर निकलना चाहिए ना, इस पे दूसरे पदार्थ आके जम जाते हैं जो कि एयर को ठीक ढंग से पास नहीं होने देते हैं। ऐसे में आप सांस खींचोगे तो ठीक ढंग से खींच नहीं पाओगे, जैसे ऐसे ले पा रहे हैं तो आराम से इजीली जा रहा है और इजीली वापस आ रहा है, ठीक है। अगर एयर पास होने की जगह नहीं होगी फेफड़े तक, तो बताओ कैसे हवा जाएगी और कैसे वापस आएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका सांस तो फूलेगा ही फूलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, जो ये बीमारी है, ठीक है, निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हैजा, चलिए बताइए जल्दी से, हैजा जो बीमारी है दोस्तों, आप कहेंगे सर ज्यादातर बीमारियां तो बैक्टीरिया से ही होती है, ठीक है। फिर जो हम लोग वायरस में क्या पढ़ते हैं, वायरस में बहुत सारा होता है, जैसे पोलियो हो गया, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, अभी आगे आपको बताता हूं। तो यहां देखिए हैजा की बात करूं दोस्तों, तो हैजा को कालरा कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैजा को कालरा कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है विब्रियो कालेरी। तो कालेरी देखिए कालरा में लगा हुआ दिख रहा होगा वो आपको, ठीक है। और एक्चुअली में जो हैजा है ये दूषित पानी पीने से फैलता है। कैसे? दूषित पानी, यदि आप गंदा जल पीते हैं और आपके शरीर में जाता है, तो फिर उस गंदे जल में मौजूद बैक्टीरिया आपके शरीर में चल जाती है और तब आपको हैजा होता है, कालरा होता है, ठीक है। आगे कर मक्खियों द्वारा भी फैलता है तथा दस्त और उल्टियां होती हैं, ये इसके लक्षण है, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। जैसे ही जल की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। रोकथाम कैसे करेंगे? तो हैजे का टीका लगवा लीजिए और भोजन को साफ सुथरा खाइए,
पानी को बॉयल करके पीजिए, क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, इसलिए दूषित जल से बिल्कुल दूर रहिए। तो ये देख रहे हैं आप इमेज, जब कभी आप पानी पीते हो तो पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो आपको बैक्टीरिया नॉर्मली दिखाई नहीं देते, ठीक है, नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देते हैं, जब उनको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको दिखाई देंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप साफ पानी को पीजिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई लोग नदी में जाते हैं तो फिर यहाँ के जल को भी आचमन कर लेते हैं, वहां भी जल में क्या आपको लगता है वहां बैक्टीरिया नहीं होता, बहुत बैक्टीरिया होता है, तो उन चीजों से आपको बचाव करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, आजकल दोस्तों रोग से आप कितना बचोगे, हर जगह रोग ही रोग है, तो आपको बचाव बहुत जरूरी है। आगे देखिए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्थीरिया कई बार परीक्षा में पूछा है, याद रखें बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसका वैज्ञानिक नाम दे रहा है कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। तो नाम में देखिए डिप्थीरियाई फिर से आ गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना जितने भी वैज्ञानिक नाम है सब में उसके इंग्लिश नाम छिपे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लक्षण क्या दे रहा है दोस्तों, ये 3 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। अधिकतम जो डिप्थीरिया का केस मिलेगा वो बच्चों में मिलेगा, और भी खास करके जो नवजात शिशु होते हैं ना 4-5 साल के, उनके अंदर होता है। दोस्तों श्वास नली में एक जाली बन जाती है जिससे उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। दोस्तों इसी तरह की जाली निमोनिया में बनती है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, ये जाली गले में होता है, ठीक है। तो देखिए एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं, देखिए अब यहां से आप सांस लेते हैं, जीभ के पीछे जो तालू होता है ना, एक बार और इमेज जूम करता हूं, ठीक है, ये देखिए ये जीभ के पीछे जो तालू होता है ना, उस तालू के बाहर जाकर के ये जम जाता है और उसके बाद सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। छोटे बच्चों में इस तरह की चीजें देखी जाती है, जिसको जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। डिप्थीरिया में भी दोस्तों बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए और फिर उसके बाद आराम हो जाएगा। टाइफाइड का नाम तो सुना होगा, देखिए टाइफाइड और मलेरिया दोनों अलग हैं, मैं टाइफाइड की बात कर रहा हूं, मलेरिया की नहीं। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, मैं टाइफाइड की बात कर रहा हूं। टाइफाइड जो है दोस्तों ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, याद रखेगा, और टाइफोसा इसका बैक्टीरिया का नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है। लक्षण दे रहा पानी की गंदगी से फैलता है और इसमें तेज बुखार, सिर दर्द आता है, पूरे शरीर में ऐंठन होती है, ठीक है, ये सब याद रखें। रोकथाम में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन का जो है गोली दिया जाता है, दवा दिया जाता है, तो उससे आराम हो जाता है। एंटीबायोटिक लेना चाहिए और बच्चों को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। और आंत्रजर, मियादी बुखार, मोती झरा, इसको कई नामों से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर और भी कुछ चीजें दे रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए दोस्तों इसकी पहचान कैसे हो पाती है, तो शरीर में याद रखिए लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग कितना, तो याद रखिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, डिग्री सेल्सियस मत कहिएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बुखार चढ़ गया था, तो 100 डिग्री सेल्सियस में आप क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। ये 100 नहीं होता, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट जाता है। नॉर्मली 96 तक हमारे शरीर का टेम्परेचर रहता है फ़ारेनहाइट में, बट यहाँ पर ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको आप जरा ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, ठीक है, बस यही चीजें हैं। आगे देखिए ज्यादा नहीं है, एक ही दो और बचे हैं। टाइफाइड हो गया, काली खांसी, काली खांसी में क्या होता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है हीमोफिलस पर्टिसिस, ठीक है, हीमोफिलस पर्टिसिस। तो याद रखिए यह रोग भी बच्चों में होता है और इसमें बच्चों को देर तक और कष्टदायक खांसी आती है और डीपीटी का टीका यहाँ पर लगवाना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा काली खांसी, इसका मतलब ये लगातार खांसी आना, ठीक है। इसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी मतलब लगातार जैसे कुत्ता भौंकता है ना, उस तरह की आवाज बन जाती है, खौं 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 खौं, तो याद रखेगा ये होता है। और आंखों के नीचे लाल हो जाता है, जीभ के नीचे लालिमा आ जाती है, तो बड़ा खतरनाक होता है, खांसते खांसते आदमी की हालत खराब हो जाती है। आगे देखिए गोनोरिया, गोनोरिया दोस्तों अक्सर करके आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा इसके बारे में आप सभी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखिएगा करा इसका वैज्ञानिक नाम है नाइसोरिया गोनोरियाई, ठीक है, नाइसोरिया गोनोरियाई, ठीक है। और जोड़ों में दर्द होता है और खास करके स्त्रियों में जब यह रोग होता है गोनोरिया, तो याद रखिए बाझपन आ जाता है उनके अंदर, यानी बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है कि एक्चुअली में ऐसा क्या है गोनोरिया में। दोस्तों ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, शायद आप नहीं जानते। रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक औषधियां ही ले सकते हो और याद रखिएगा पूरे शरीर में कई जगह होता है दोस्तों, कभी हाथ में हो जाता है, ठीक है, और कभी ज्यादातर में क्या होता है शरीरों में हो जाता है, और ज्यादातर इसके होने की जो संभावना है याद रखिए पुरुषों महिलाओं में दोनों लोगों में होता है। और उनका अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो जो उनका शिश्न होता है उस शिश्न के आंतरिक हिस्से में हो जाता है, ठीक है। शिश्न को जो आप पीछे खिसकाएंगे तो उसका जो लाल वाला पोर्शन होता है ना, वहां पर ये गोनोरिया होता है, सफेद हो जाता है, वहां पर पड़ जाता है, स्पॉट बन जाते हैं, सफेद और लाल स्पॉट बन जाते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं सब, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यौन की बात करूं, ठीक है,
महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में भी इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने कुछ इमेज लगा के रखे हैं, ये होठ पर है, ठीक है, ये आपका गोनोरिया है। और ये देखिए आपके तालू, जो जीभ को ऊपर करेंगे ना या हटा के देखेंगे तो ऊपर साइड जो तालू होता है दोस्तों, ठीक है, जीभ को ऊपर नीचे दोनों साइड में इस तरह के स्पॉट मिले बन जाते हैं। और आगे देखिए इधर भी है आपके पास, ठीक है, इधर देखिए हाथों में स्पॉट बन जाते हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर भी स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत खतरनाक होते हैं गोनोरिया, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परीक्षा में एक बात याद रखिए, अब डिप्थीरिया उत्तरीय ज्यादा नहीं पूछेगा। अब क्या करेगा, जब परीक्षा में कंपटीशन का लेवल बढ़ता है ना तो आपको अपना लेवल पहले से ही बढ़ा के चलना है। क्या जब परीक्षा में गोनोरिया पूछ देगा उस दिन आप पढ़ना शुरू करोगे? नहीं यार, पहले पढ़ो ना, पहले पढ़ो, ठीक है, याद रखो। आगे देखिए सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस में क्या है दोस्तों, याद रखिए इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, आपको नहीं मेलजोल कर रहा होगा। शरीर पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं और पेनिसिलियम का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए दोस्तों। ये पूरे शरीर पर से छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये कौन सा सिफिलिस है, और खास करके मतलब पूरा शरीर छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे दाने बनते हैं ना कि आप समझ भी नहीं पाते हो कि है क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा सिफिलिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस तो दोस्तों ये हमारे मस्तिष्क ज्वर का नाम सुना होगा, दिमागी बुखार का नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होती है, दिमाग के पास एक जो पतली हुई पत्ती झिल्ली होती है, उस झिल्ली में स्वेलिंग आ जाती है जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। आपको पढ़ाया गया है तो आप जान रहे होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये तो रहा इतनी चीजें जो मैंने वही बताया, ये इतने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करते हुए आखिरी तक जाते हैं और वापस आते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर यहां पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, एक बार क्वेश्चन आंसर कर ही लेते हैं फिर वापस होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या दे रहा है, कह रहा बैक्टीरिया। अच्छा, क्वेश्चन आंसर बता दूं, क्वेश्चन आंसर में मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर को शामिल किया हूं जो अभी तक आप नहीं पढ़े हो, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं जो आपने पढ़ा है। जैसे बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहाक ने किया, उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, तो आप सभी को पता है, ठीक है। ल्यूवेनहाक कहां के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। 1683 में इन्होंने यह खोज किया था, ये आप सभी को पता है। आगे दे रहा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। दोस्तों घबराइए मत, ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, 1999 में आया क्वेश्चन है। याद रखिए परावैंगनी विकिरण को गुजार दिया जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा प्रकाश होता है, तो परावैंगनी किरणों का जो है प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। करा सलाकाकार जीवाणु यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, रॉड ऐसे होता है ना, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको बैसिलस कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम सुना ना, तो बैसिलस कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे दे रहा है रोगजनक जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं, तो रोगजनक जो जीवाणु होते हैं ये प्रतिजन, ठीक है, एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा, एंटीजन एंटीबॉडी, तो उससे संबंधित है। आगे आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, घबराई मत, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। करा जीवाणुओं तथा विषाणुओं, विषाणुओं को वायरस कहा जाता है और जीवाणुओं को बैक्टीरिया। करा जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना किसके माध्यम से देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाया जा सकता है, और इसी के माध्यम से सबसे पहले ल्यूवेनहाक ने देखा भी था, ठीक है। आगे दे रहा है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किस गैस से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तो याद रखें क्लोरीन गैस से। किससे, क्लोरीन। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखेगा क्लोरीन गैस से। आगे दे रहा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, तो याद रखिए रुधिर कोशिका मापी होती है जिसको हीमासाइटोमीटर बोलते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में बैक्टीरिया में होने वाली वृद्धि को मापा जा सकता है कोशिका मापी द्वारा, रुधिर कोशिका मापी द्वारा, क्योंकि रुधिर में ये बेसिकली पाए जाते हैं। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है, तो याद रखिए ये भी आपके एडिशनल क्वेश्चन है। इस तरह के जो प्रश्न है ना, घबराने वाली देखिए कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के कठिन क्वेश्चनों को लाया हूं कि आप ये ना समझो कि हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। आपको अभी बड़ी लड़ाइयां लड़नी और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है आपको। तो जब एक बार तीनों लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगा ना, तो इससे संबंधित और भी जबरदस्त एमसीक्यू लेकर आऊंगा और एक एक चीज हम लोग डिटेल में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो एक बार ये आपको बताना था कि आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे दे रहा है मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है, तो एजोडाबैक्टर होता है। आपने पढ़ा होगा कृषि वाले वीडियो मैंने आपको बताया। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कहा जाता है, राइजोबियम को कहा जाता है, खास करके जो दलहनी फसल है उसमें यह पाया जाता है। चलिए आगे
बढ़ते हैं। एक तो हमने देख लिया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो दिमागी बुखार, मियादी ज्वर होता है इससे, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। दूसरा है सिफिलिस, शरीर में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, बहुत खतरनाक होता है सिफिलिस। गोनोरिया, ये पुरुषों के शिश्न पर या महिलाओं के जो यौवन होता है उसमें होता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, इससे औरतें जो है बांझपन की शिकार भी हो जाती हैं। तो गोनोरिया आपको याद रखना है। काली खांसी, इसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, और लगातार खांसी आती है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है। टाइफाइड, ये बुखार है, ठीक है, बुखार का एक प्रकार है, याद रखेगा टाइफाइड, और ये भी जो है बैक्टीरिया से फैलता है अगर आप दूषित जल का सेवन करते हैं तो। डिप्थीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया में ये खास करके बच्चों में होता है, 3 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों में, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। श्वास लेने में दिक्कत होता है, सांस फूलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊपर के मुख के अंदर का जो ये तालू के पास होता है वहां पर एक रुकावट आ जाती है, इससे होता है। हैजा दोस्तों, ये तो एकदम दूषित जल पीने से फैलता है और इसको कालरा भी कहा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे तरह निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। निमोनिया में हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, आप कह सकते हो निमोनिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंड से बचा के रखना चाहिए इसको। एंथ्रेक्स, मैंने आपको पहले बताया एंथ्रेक्स, जो लोग पालतू जानवर रखते हैं उनको थोड़ा बच के रहना चाहिए, या तो साफ सफाई करके आप उनके साथ रहिए, अदरवाइज मत रहिए, ठीक है। एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। प्लेग जो है दोस्तों, ये चूहों के ऊपर जो पिस्सू होते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो उनसे फैलता है प्लेग। टिटनस का नाम सुना होगा, अगर जंग लगे, लोहे की कोई भी सामान है उससे अगर आपको चोट लग गया तो टिटनस की सुई जरूर लगवाइए, क्योंकि अगर नहीं लगवाया आपने तो प्रतिरक्षा तंत्र को डिस्टर्ब कर देगा। क्षय रोग यानी टीबी जिसको कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, आपने नाम जानते होंगे, ठीक है। तो याद रखिए, ये संक्रमण के द्वारा बहुत तेजी से फैलता है, इससे बचाव आपको रखना चाहिए, परेशान करता है हमारे फेफड़े को, ठीक है। कुछ रोग आप सभी जानते हैं, एक एक अंग शरीर से अलग होने लगते हैं, उत्तकों का अपघटन होता है, तो ये वो रोग थे जिनके बारे में आपको बताया गया, और ये सभी रोग जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपको चीजें याद हो गई होंगी, तो निवेदन बस छोटा सा है दोस्तों कि आप वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई बंधु वीडियो देख पाएं और सीख पाएं। इसी तरह से अगली सीरीज में हम लोग वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, और देन उसके बाद हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए स्टडी 91 पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी बेहतर वीडियोस मिल सके। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।